वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। एक्चुअली हुआ क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर को लेके एक जो चीज़ थी वो उसको लेके एक क्लैरिटी आई है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। यू ऑल नो दैट कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग येट, उसको आज ये पता चल जाएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है और कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सेपरेशन ऑफ पावर है और जो वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्री हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उनके कंपेरेटिवली किस तरीके से अलग है। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट दैट। स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहने की ज़रूरत पड़ गई कि जो लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट को समझते नहीं है और उसको कर क्या देते हैं, उसको सीधे सीधे ओवर रूल कर देते हैं। अंडरस्टैंड करना। और रेदर देन उनको, अगर उसमें उनकी कानून में, कानून के बनाने के ढांचे में कोई ऐसे प्रोविज़न में अगर उनकी कुछ इस टाइप की चीज़ें जो पाई जाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं कर रही है, तो उनको दूसरा कानून इनेक्ट करना चाहिए रेदर देन कि उसको ख़त्म करने का, कि उसका अरे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो गलत है, चलो हम अपना कानून, हम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम सॉवरन, ठीक है तो हम अपना बना देंगे। उसको लेके जो है वो डी वाई चंद्रचूड़ साहब नाराज़ है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा समझते हैं। पहले तो कुछ इस टाइप की चीज़ें समझ लें। जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज ए ड्यूटी है मेरी। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। अंडरस्टैंड करना इसको। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जुडिशरी को चलो तो अलग माना गया है, चलो तो ये वाला बंदा इधर अलग हो गया, इसको हटा दिया मैंने। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, प्लस सो एंड सो और यही बंदा जो है लेजिस्लेटिव में भी है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट में भी है, दैट इज राज्यसभा, लोकसभा। इन सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी ये रिप्लिकेट होता है। आप देखेंगे कि जो बंदा एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेटिव है। कुछ बंदे की बात हो रही है तो ये कॉमन है। ये एरिया जो है वो कॉमन एरिया है। अंडरस्टैंड, वेन डायग्राम से अगर आप समझ रहे हैं तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव समटाइम क्या होता है, इनका पावर जो होता है वो ओवरलैप होता है। अंडरस्टैंड। और अगर एक ही बंदे के पास दो पावर हुआ तो पावर का क्या हुआ, पावर का कंसंट्रेशन हुआ। और डेमोक्रेसी में पावर का कंसंट्रेशन होना अच्छी चीज़ें नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो कर्टेल करना है, इसको कम रखना है। कर्टेल करो या इसको रिड्यूस करके रखो, कम रखो। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन टर्म में समझे तो, इंडियन के कानून के टर्म में समझे तो वो ऐसा कुछ काम करती है कि जुडिशरी तो प्योर अलग है। कैसे जुडिशरी को अलग रखा गया है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्यों रखा गया है। और ये दो बंदे थोड़ा सा कॉमन हो जाते हैं कभी कभी। अब ऐसे नहीं है कि हर एग्जीक्यूटिव जो है हर लेजिस्लेटिव है। अगर आप बोल सकते हो कि यस, इन मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एग्जीक्यूटिव आते हैं तो उसमें से जो मोस्टली जो है वो समहाउ आपको लेजिस्लेटिव से चुन के ही दिखेंगे। 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है इनके पास, किसी भी हाउस से चुन के, अगर नहीं भी है तो बन जाए। लेकिन जो सारे लेजिस्लेटिव है वो तो एग्जीक्यूटिव हो नहीं सकते। सारे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव हो सकते हैं, लेकिन सारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। ये थोड़ा सा अंतर है, आप लोग को समझना पड़ेगा ये। इसको समझो कि ये कॉमन एरिया हो गया। तो इसका मतलब पावर एक ही बंदा है, मतलब मोदी जी ही जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मोदी जी ही पूरा देखते हैं, ऐसा समझो। तो पावर का कंसंट्रेशन हुआ और वही कानून बनाएंगे, तो वो बताएंगे कि हमको कैसा कानून चाहिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से कानून बन सकता है। तो डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन तो आएगा, लेकिन उसको चेक रखने के लिए जुडिशरी फ्री है इंडिया में।
क्या है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपको पता ही होगा। अगर आप आर्टिकल 124 से लेके पढ़ेंगे 143 भी 144 तक, कहाँ इसके आसपास का जो भी पढ़ेंगे ये जुडिशरी को मोस्टली रिप्रेजेंट करता है। सो आपको जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट दिखेगा। सो जब ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसको पावर का सेपरेशन कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है। और ये तीनों को कहाँ से पावर मिलता है, तीनों का पावर ड्राइव होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से पावर इनको भी, इनको भी, इनको भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सो यहाँ से तुमको भी पावर है, तुमको भी पावर है, तुमको भी पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है कि पावर का डिवॉल्व, पावर का बंटना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। अगर ये पावर इक्वली बांटा गया है, सेपरेशन, और कोई किसी में इक्वली इन द सेंस ये नहीं कि तुमको जितना पावर उतना उसको, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, अगर ऐसा कहूँगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जुडिशरी के काम में अगर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है, और लेजिस्लेटिव के काम में अगर एग्जीक्यूटिव ना करे तो भी बेहतर है, और अगर लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है। और ये बोलते हैं एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर। एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि व्हेन जुडिशरी विल नॉट इंटरफेयर एट द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर एंड सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। सो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर। बट आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का पावर ओवरलैप देखने को आपको मिलता है, अंडरस्टैंड करना। सो यही रीज़न है कि इंडिया का जो है वो थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर इतना टाइट, वाटर टाइट बॉडी की तरह नहीं है, कंपार्टमेंट की तरह नहीं है कि आप हमारे वाले काम में नहीं आओगे, आते हैं कभी कभी, देखेंगे कैसे आते हैं। सो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर को लेके जो आपको एक चीज़ समझना था, आपने ये एक कंसेप्ट समझा। अब हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हिस्ट्री समझते हैं कुछ उसका, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यूके के कॉन्टेक्स्ट में, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में क्या है उसको समझने की, और ऑब्जेक्टिव भी समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो करंट डेवलपमेंट समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो स्टार्ट करते हैं अगेन। द टर्म ट्राइस पॉलिटिका, याद रख लेना इसको, आंसर में काम आएगा। और सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइस पॉलिटिका और सेपरेशन ऑफ पावर वाज कॉइन्ड बाय मॉन्टेस्क। ये आप मॉन्टेस्क्यू सबको पता होगा, जिसको भी नहीं पता उसको रट लो, पीटी का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट पीसीएस का फेवरेट है, इवन जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी पूछते हैं ये। सो मॉन्टेस्क्यू एक 18th सेंचुरी का फ्रेंच, एक था फ्रांस का सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफर था। उसने सेपरेशन ऑफ पावर को कॉइन किया। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप कुछ ज़्यादा डीप में चले जाते हो पॉलिटी में। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा तो मैं इसको इसीलिए नोट्स रखता हूं कि ताकि मैं कंसंट्रेट यहीं रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर वो अंदर की जो इच्छाएं वो जाग जाती है पढ़ाने वाली। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है केवल यही नहीं ख़त्म होता, ऐसा नहीं है। इससे पहले एरिस्टोटल और उससे पहले भी सेपरेशन ऑफ पावर की बातें होती थी कहीं कहीं। लेकिन जो मॉडर्न सेपरेशन ऑफ पावर, ऐसा समझो कि वो जो कॉइन हुआ वो मॉन्टेस्क्यू ने किया, क्योंकि हर जगह मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है। सो इसीलिए मैं इसको यही लिखा हूँ और आंसर भी इसका यही है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये तो 18th सेंचुरी की है। सो व्हाट अबाउट मिडिवल पीरियड, व्हाट अबाउट द एंशिएंट पीरियड। तो उस समय भी सेपरेशन ऑफ पावर हुआ करता था, उस समय भी जुडिशरी अलग काम करती थी। अगर आपको डिटेल में जाना है तो कोई ऐसी चीज़ें पढ़े, आपको मिलेगा। लेकिन राइट नाउ वी हैव टू स्टिक हेयर, हमको यहीं पे स्टिक होना पड़ेगा। हिज पब्लिकेशन, इनकी एक बुक थी स्पिरिट्स ऑफ लॉज। सो तो इनकी, तो अगर आपसे पूछे कि स्पिरिट्स ऑफ लॉज किसने लिखा है तो आपको मॉन्टेस्क्यू लगाना है। सो एक इनका पब्लिकेशन था जिससे एक बुक लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें वो कहते थे ही कंसिडर वन ऑफ द ग्रेट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस। इट इंस्पायर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये राइट्स ऑफ मैन फ्रेंच में होता था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। सो यहाँ से एक टाइप का ड्राइव हुआ। सो इनका एक ये बुक से एक ड्राइव हुआ, और इस टाइप की चीज़ों को, पॉलिटिकल थ्योरी और इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई और इंस्पायर्ड हुआ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से।
अंडर हिज मॉडल द पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये कहना क्या चाह रहे हैं वो समझो, पॉलिटिकल ये क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट में जो उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसको डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर में। एंड ही असर्टेड दैट टू मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट, ये क्यों होता है, इफेक्टिवली प्रमोट लिबर्टी एंड दीज थ्री पावर मस्ट बी सेपरेट एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर, कि इसको सेपरेट रखना है, इसको एक्ट करना है इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट, अब अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ चली होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी हुई होगी कि एक ही बंदे के पास जैसे किंग होता था पहले, याद है, याद करो ना, किंग का ज़माने में क्या होता था, किंग ही बताता था कि तुमको सज़ा, किंग ही सुनता था तुम्हारी कहानियाँ और किंग ही तुम्हें सजाता था सज़ा, सब मतलब सारे पावर किंग के पास होते थे। किंग ने कभी भी अपनी पावर को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करते थे, वही एग्जीक्यूटिव होते थे, वही कानून बनाते थे और वही सज़ा सुनाते थे। तो आपको पता ही है कि किंग के समय में कितना डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियन चीज़ें आती थी, उसको ही ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें हुई। और बहुत रिसर्च की बुक पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि क्यों धीरे धीरे जो है वो ग्रीक्स में या फिर फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में इस टाइप की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई। किंग को स्टार्ट एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा गया, तो आप कभी पढ़ोगे तो उनके बारे में बताए कैसे वो किंग के अगेंस्ट में बोलते थे। तो वो सब कहानियाँ मुझे नई फिलॉसफी का नहीं सुनाना है यहाँ पे, अदरवाइज डाइवर्ट हो जाऊँगा। सो आप समझो कि किंग को चैलेंज करने के लिए कि अगर एक ही बंदे के पास रहेगा तो वो किस तरीके से अपने पावर का मिसयूज करेगा, उसके लिए आपको सेपरेशन ऑफ पावर का होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहीं से रोल में आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, लिमिटेड रखते हैं अपने आप को। द इंटेंट इज टू, द ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। द इंटेंट इज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यही तो मैं बोल रहा था सबसे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को आपको बचाना है, आपको एक हाथ में नहीं देना है सबको पावर। प्रोवाइड फॉर चेक्स एंड बैलेंस, इसीलिए अलग अलग रखोगे तो, बल्कि एग्जीक्यूटिव की जो खामियां हैं वो जस्टिस साहब उसको, जज साहब उसको जांचें, और जो जज की जो खामियां हैं वो उसको पार्लियामेंट में सही किया जाए। इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, रेदर देन कि सबका पावर एक ही के पास हो। समझ में आया पहला पॉइंट। सेपरेशन ऑफ पावर रेफर्स टू डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, ये एक टाइप का डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट भी अपनी काम ड्यूटी भी बताता है कि तुम्हारा क्या काम है, मेरा क्या काम है। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू डिस्टिंक्ट ब्रांच टू लिमिट एनी वन ब्रांच फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द कोर फंक्शन ऑफ अनदर। एक दूसरे का जो कोर फंक्शन है उसमें नहीं, लिमिटेड, एक टाइप का लिमिटेड तुमको लिमिट करता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है, जुडिशरी को लिमिट करता है, आपको एग्जीक्यूटिव को लिमिट करता है, लेजिस्लेटिव को लिमिट करता है कि आप बहुत सारे, अब आपको पता ही है ना कि जो कानून में ऐसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जो चीज़ें केवल आपको जज की जो एक्ट हैं वो आप सुप्रीम उसमें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, बार है उसके ऊपर, केवल जज को हटाना है तभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जज के किसी भी उस चीज़ को आप उस तरीके से नहीं कर सकते। सेम चीज़ें हैं पार्लियामेंट को लेके कि पार्लियामेंट की चीज़ें जो हो रही है उसको आपके ऊपर बार है जज के ऊपर, लेकिन केवल वो उस टाइप की चीज़ें, प्रोसेस जो भी प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वहाँ से कॉइन होगा कि अगर उसको लगेगा कि ये कानून गलत है तो वहाँ पे वो चेक करेंगे, हर चीज़ में वो नहीं घुसते हैं। सो कोर फंक्शन ऑफ अनदर में आपको नहीं घुसने की ज़रूरत है, और आपको चेक एंड बैलेंस के समय में केवल देखना है कि गलत तो नहीं हुआ है, जो भी आपके संविधान के ढांचे के अंदर में जो लिखा है उसको बारे में सोचेंगे आप। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक टाइप का डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रजिस्टर्ड करता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है संविधान के अंतर्गत, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सो एंड सो। सो डिस्टिंक्ट जो ब्रांचेज हैं उसको लिमिट किया गया उसके पावर को। इट विल गार्ड द सोसाइटी अगेंस्ट आर्बिट्री। सो ये तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बंदे के पास हो तो मैं यही बता रहा हूँ कि आर्बिट्रीनेस बढ़ेगा, फिर इरेशनल एंड टायरनिकल पावर ऑफ द स्टेट, इतना ज़्यादा पावर हो जाएगा, स्टेट तो वैसे ही इतना पावरफुल है, अगर सारी चीज़ें एक ही के पास हो तब तो समझ लो क्या हो। तो सेफ गार्ड फ्रीडम्स फ्रॉम ऑल एंड एलोकेट ईच फंक्शन ऑफ सुटेबल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो ये तीन चीज़ें जो है इसका ऑब्जेक्टिव है सेपरेशन ऑफ पावर की, कि एक तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होने देना है, दूसरा कि चेक एंड बैलेंस, उसमें इससे कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो चेक एंड बैलेंस इजीली हो सकता है। तीसरा कि अगर आपको जो है वो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट हो, दैट मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट को लिमिटेड कर दो कि कौन कहाँ काम करेगा,
ठीक है, ये भी एक हो गया। चौथा जो आप समझ लो, तीसरा चौथा जो भी कहना चाहो कि सोसाइटी की जो है आर्बिट्रीनेस, इरेशनल, टाइटिकल चीज़ों से बचाना है और सबको फ्रीडम देना है, लिबर्टी देना है। सो इस टाइप की चीज़ों को आपको ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस है। कहते क्या मोंटेस्क्यू, व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर यूनाइटेड, जब आप मोदी जी के पावर को और उनके लेजिस्लेटिव के पावर को अगर आप यूनाइटेड कर देते हो इन द सेम पर्सन और इन द सेम बॉडी ऑफ मजिस्ट्रेट, देयर कैन बी नो लिबर्टी। और मैं यही तो बता रहा हूँ, लिबर्टी जो है वो इसका आउटकम है। लिबर्टी इसका क्या है? आउटकम है। आप अगर इस सब चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे तो आप इसके जो आउटकम, जो लिबर्टी है, जो सोसाइटी में जो आपने सिटीजन को जो लिबर्टी देना चाह रहे हो, वो ख़त्म होने वाली है। देयर इज़ नो लिबर्टी इफ द पावर ऑफ जजिंग इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अगर आप इन दोनों को, जज को अगर इनसे अलग नहीं रखे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ना, अभी समझाया था ना कि जज जो है वो अलग है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से, इनसे अलग है जज साहब। तो बोलते अगर आप जज साहब को अगर अलग नहीं रखते हो, पावर ऑफ जज इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, देयर वुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। इफ द सेम मैन और द सेम बॉडी वेयर टू एक्सरसाइज दोज थ्री पावर, अगर वही बंदा सब पावर हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाना है भाई, कुछ नहीं बचना है। वापस आ जाओ किंग के ज़माने में। सो ये इनका कहना था। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट अबाउट डेवोल्यूशंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसके लिए मैंने लिख दिया हूँ कि डेवोल्यूशंस इज ए स्टैचुरी ग्रांटिंग ऑफ पावर। डिवोल्यूशन बोलते हैं पावर का डिवोल्यूशन हो रहा है, कि पावर जो बट रहा है। सो डेवोल्यूशन इज स्टैचुरी ग्रांटिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट टू गवर्नमेंट एट सब नेशनल लेवल सच एज रीजनल, लोकल, स्टेट लेवल। मान लो कि जैसे अब उसकी बात कर लो यूके में, तो यूके गवर्नमेंट, यूके का पार्लियामेंट ने नदर आयरलैंड को या स्कॉटलैंड को पावर बांट दिया। तो एक सेंट्रल जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उसने पावर को डिवॉल्व किया। जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज को दे देता है, पंचायती राज और म्यूनसिपल पार्टी को दे देता है ना कि पंचायत चलाओ तुम। तो डिवोल्यूशन हो रहा है पावर का, स्टेचुरी ग्रांटिंग होती है ना। पंचायती राज एक्ट 1993 1992 वाला जो एक्ट है, तो वहाँ क्या है, वो स्टेचुरी ग्रांटिंग है ना। पावर को ग्रांट करो स्टेचुरी कानून के तरीके से। सो डिवोल्यूशन इज स्टेचुरी ग्रांटिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट टू गवर्नमेंट एट ए सब नेशनल लेवल, रीजनल लेवल या लोकल लेवल या स्टेट लेवल। इट इज ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक टाइप का फॉर्म है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक फॉर्म है डिवोल्यूशन। डिवॉल्व टेरिटरी हैव द पावर टू मेक लेजिस्लेशन रेलिवेंट टू द एरिया, और जिसको आप डिवॉल्व किए हो वो टेरिटरी अपने हिसाब से, जैसे पंचायती राज को लेके चलो, अपने हिसाब से कानून बना के छोटे छोटे, और अपना जो है उस हिसाब से वो टैक्स कलेक्ट करती है। फ्रॉम 1998 सर्टेन पावर हैव बीन डिवॉल्व टू, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया कि स्कॉटलैंड में, वेल्स में और नदर्न आयरलैंड में हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो था वो क्रिएट किया गया, स्कॉटिश पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली फॉर वेल्स, नदर्न आयरलैंड असेंबली, एंड दे नाउ हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। अब उनके पास खुद का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर है ओवर सर्टेन लॉज विद इन देयर कंट्री एज हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेम चीज़ें हैं जो मैंने पंचायती राज को समझाया, वो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में है कि कैसे ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को पावर दे दिया होगा कि तुम अपना अपना चलाओ। तो उन लोगों ने अपना अपना एक छोटा सा पार्लियामेंट, स्कॉटिश पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली फॉर वेल्स या ऐसा करके बनाया, और उसमें जो है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर कुछ अमाउंट के, जितने अमाउंट के ऊपर वाले ने दिया होगा उसका बनाया, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, प्रिजन से रिलेटेड, और उसको चलाया। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एक चीज़ है, उसका डेवोल्यूशन से भी, डिसेंट्रलाइजेशन से भी समझना। अब देखते हैं यूके के बाहर। यूके हैज़ पार्शली अनरिटन एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कि यूएसए में क्या है, जैसे अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा नहीं है, और अनकोडिफाइड है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनके वो हवा में चल रहे हैं, वो जो पार्लियामेंट में जो चलता है वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, और हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो विच अलाउज फॉर मोर फ्लूइडिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पावर ऑफ स्टेट। सो इसके पास ये चीज़ है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउ मोर फ्लूइडिटी इन द एग्रीमेंट ऑफ पावर ऑफ स्टेट। स्टेट के पास इसलिए ज़्यादा पावर है। सिमिलरली यूके, स्वीडन, नीदरलैंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा होते हैं। तो they evolved constantly over at least 2 centuries, gradually subjecting the exercise of power held by state and government of to legal constitutionally constant। पहले यहाँ पे राजा हुआ करते थे, अभी भी हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे उनके यहाँ क्वीन होते हैं, किंग होते हैं, ऐसा।
सो धीरे धीरे उनके पावर जो है कम होता गया और जो है पार्लियामेंट के पास पावर बढ़ा और धीरे धीरे ये चेंजेज हुए उनके यहाँ पे। On other hand, some country have very explicit distinction between their institution of state. For example, यूनाइटेड स्टेट की बात करो, यहाँ पे रिटन एंड कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारे पास है, adheres closely to doctrine of separation और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके पास। आर्टिकल 1 ग्रांट पावर टू लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव टू प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 3 क्रिएट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कांग्रेस हैज इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे कांग्रेस जो चुन के आती है वो प्रेसिडेंट से अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव तुम्हें देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड जो लेजिस्लेटिव अमेरिका में है वो इंडिपेंडेंटली माना जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर की ओर है, एब्सोल्यूट एसओपी। ओके, सो तुमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया और यूके का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। मेरे को नहीं लगता इसमें थोड़ा सा भी डाउट होना चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया में, इंडिया को लेकर क्या है। In India, there are 3 major power of government: legislative, executive, judiciary. Each of them is preferred by separate organs. और ये तीनों का अलग organs है। Legislature is responsible for making the law. Legislature का काम है कानून बनाना। Executive का काम है responsible for enforcing the law. You will become the executive. अगर bureaucrats बनते हो, IAS बनते हो, तो आप क्या करोगे? आप enforce the law करोगे, implement करोगे। And the judiciary is responsible for implementing the law. Implement कराना उसको। तो उसको जुडिशरी, अगर कोई गलती होगा तो जुडिशरी में जाएंगे लोग, ठीक है। द मेजर क्वेश्चन इज अराइजेज इज दैट शुड देयर इज डिपेंडेंस ऑफ दीज ऑर्गन्स ऑन ईच अदर और वेदर देयर शुड बी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर अमंग देम। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है कि सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है या फिर डिपेंडेंसी है। दिस इज स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ दैट डिफाइन सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्युटली, बट देयर आर प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया दैट हैव मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। Even though there is no express provision of the doctrine, but it has followed in India in implied manner and it is defined the role of each governor of the government. कोई ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर में कोई ऐसा टॉपिक लिख के नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन इम्प्लाइडली बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि वो एसोसिएट करता है सेपरेशन ऑफ पावर से। जैसे आर्टिकल 50, ये आर्टिकल सब सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर में आना चाहिए। आर्टिकल 50, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, 154, आर्टिकल 121, आर्टिकल 2। ये आर्टिकल 121 में आपको क्या है, आर्टिकल 211 में देख लो। आर्टिकल 123 में देखो ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कैसे अलग किया गया है जुडिशरी से। वो आई थिंक मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव को अलग किया है शायद जुडिशरी से, ये है। सो आर्टिकल 50। सो ये ऐसे 5-6 ऐसे आर्टिकल हैं और भी बहुत हैं, मैंने इसको अलग किया है कि ये ऐसे आर्टिकल हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर से दिखाता है कि कैसे जो एक जो है वो दूसरे से अलग है। आपको वो समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 53 देख लेना, आर्टिकल 154 देख लेना, आर्टिकल 122(11) देख लेना। सो इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपको आर्टिकल जो है वो एसओपी से रिलेटेड है। कुछ केस लॉज हैं वो भी हमको समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये केस लॉ जो है वो आपको एक टाइप का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होता है जिससे आपको पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहाँ डिस्कशन किया गया है। जैसे केशवानंदन भारती केसेस देखोगे, केरला वाला 1973, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई है। स्वरण सिंह की बात हुई। एक्चुअली मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये केस लॉज है और फिर वो अलग ही तरीके से पढ़ाने लगूंगा मैं, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि आपको केवल इतना भी लिख दोगे ना, केशवानंदन भारती, स्वरण सिंह, राम जया कपूर। अब ये राम जया कपूर में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के राजनारायण केस में इंदिरा गांधी की जो सदस्यता चली गई थी, वो तो वो पूरा डिटेल में नहीं जाता मैं इसीलिए। लेकिन ये कुछ ऐसे जो हैं आपको, जो ऐसे केस लॉज हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर को एक स्ट्रिक्ट तरीके से डेफिनेशन देता है, समझाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर को, और उसमें डिस्कशन किया गया है लेंदी वे में। वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर हर जगह डिस्कस हो जाता है आजकल, लेकिन ये कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तो ज़रूर आंसर में लिखें। सो राम जया कपूर हो गया, इंदिरा गांधी। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन स्ट्रिक्ट सेंस इज अनडिजायरेबल। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो तो ये तो एक टाइप का स्ट्रिक्ट सेंस में अनडिजायरेबल है, पॉसिबल नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, इवन अनप्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेटिव है, तो इनको करना अलग है। फिर हमको अलग तरीके के अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, हमको प्रेसिडेंट चूज करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर
का पोस्ट अलग क्रिएट करके उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ही लेंदी है, अनप्रैक्टिकल, एंड देयरफॉर till now it has not fully accepted in any of the country, but this does not mean that the doctrine has no relevance world of today. The logic behind this doctrine is still valid. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे इसको फॉलो नहीं किया इसका तो इसका रेलिवेंस खत्म हो गया. The logic behind doctrine is polarity. तो बहुत सारे लोगों के व्यू आएंगे ना अलग अलग लोगों के, तो polarity rather than strict classification, meaning thereby that center of authority must be disposed to avoid absolutism. It has been well said Lord Actions कि power corrupts and absolute power tends to corrupt absolutely. तो ये आपको आंसर में आना चाहिए, इसीलिए हम पावर को एक जगह पे नहीं रहने देंगे. पावर जो पावर जो है वो करप्ट करता है और एब्सोल्यूट पावर तो एब्सोल्युटली करप्ट करेगा. सो इसको बेस पे आपका इस टाइप का जो है कंक्लूजन आना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है. नेक्स्ट, अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही है, वो उस पे आते हैं इनके बात पे, कि ये कह रहे हैं कि जब भी लेजिस्लेचर कोई जजमेंट आता है तो उसको ओवर रूल ना करे, उसको पढ़े, उसको समझे, क्योंकि जज ने उसको जो है इनवैलिडेट किया है, उसको क्यों गलत बताया है, और अगर उनको लगे कि नहीं सही किया जा सकता है तो इनेक्ट फ्रेश लॉ, नया कानून बना लें, बल्कि जज की जो जजमेंट है उसको चैलेंज ना करे. और डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में कह रहे हैं ये. सॉरी, CJI ऑन सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं कि दैट वाइल द लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट ए फ्रेश लॉ, लेजिस्लेचर कोई नया कानून बना सकता है टू क्योर द डेफिशिएंसी, जो उनकी डेफिशिएंसी है उसको सही करने के लिए इन ए लॉ, इट कैन नॉट डायरेक्टली ओवर रूल ए कोर्ट जजमेंट. आप कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल मत करो डायरेक्टली, आप नया कानून बना लो ना, आपके कानून में गलती है तो क्योर द डेफिशिएंसी में आप नया फ्रेश लॉ बना लो. और ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक कहानी है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट को अगर आप कहते हो कि नहीं ये सही नहीं है और आप उसको जो है ओवर रूल करते हो, फिर जो कानून जो है उसी को मानते हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो सेपरेशन ऑफ पावर को ख़त्म करता है. देयर इज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन व्हाट द लेजिस्लेचर कैन डू, एक डिवाइडिंग लाइन है जहाँ पे लेजिस्लेचर क्या कर सकता है एंड व्हाट द लेजिस्लेचर कांट डू, और क्या नहीं कर सकता है. व्हेन देयर इज, जब भी लेजिस्लेचर बोल रहा हूँ तो पार्लियामेंट और राज्यसभा, तुम्हारा लोकसभा दिमाग में चलना चाहिए, पता चला कि ब्लैंक हो गए हो तुम. जब भी लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, क्या नहीं बना सकता है, सो व्हेन देयर इज ए जजमेंट ऑफ कोर्ट, सो जजमेंट जब कोर्ट जब आता है तो उससे तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था. सो इफ देयर इज जजमेंट ऑफ कोर्ट विच डिसाइड ए पर्टिकुलर इशू, कोई इशू पे मान लो कि डिस्कशन हो रहा है कोर्ट में, एंड द जजमेंट पॉइंट आउट डेफिशिएंसीज इन लॉ, और उस कानून में डेफिशिएंसी तुम्हारी खराबी निकल गई कानून में, इट इज़ ऑलवेज ओपन टू लेजिस्लेचर, ये हमेशा लेजिस्लेचर के लिए ओपन होता है कि इनेक्ट ए फ्रेश लॉ, एक नया कानून बना ले, क्योर द डेफिशिएंसी, उसको सही करने के लिए. व्हाट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डू इज टू से वी थिंक दैट द जजमेंट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर वी ओवर रूल द जजमेंट. कभी भी लेजिस्लेचर को ये नहीं कहना चाहिए कि जजमेंट जो है वो रॉन्ग है, देयरफॉर वी ओवर रूल द जजमेंट, इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं. ए जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ओवर रूल, जो कोर्ट के जजमेंट है उसको डायरेक्टली ओवर रूल्ड बाय द लेजिस्लेचर नहीं करना चाहिए. दैट कम्प्लीटली इम्परमिशेबल, और ये जो है कम्प्लीटली इसको परमिट नहीं दिया जा सकता है, इम्परमिशेबल है, इसको मतलब आपको सही नहीं ठहराया जा सकता है. बट इफ ए जजमेंट टेक ए पर्टिकुलर व्यू ऑफ लेजिस्लेशन, इट इज ऑलवेज ओपन टू लेजिस्लेटर टू क्योर द डिफेक्ट्स. और ये क्योर द डिफेक्ट्स को लेके ज़्यादा जोर डाल लें कि अगर तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हारे कानून में कोई खामियां है, तुम्हारे लॉ के किसी प्रोविज़न में दिक्कत है, तो नया कानून बना लो भाई. जज के जजमेंट को मत बोलो कि ये ख़राब है कम्प्लीटली, वो इस टाइप की चीज़ हैं, हम इसको हटाते हैं, रॉन्ग है, जजमेंट ही रॉन्ग है बोल दिए, कई बार ऐसा बोला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसा कह रहे हैं. CJI साहब कहते हैं 1951 याद करो, 1951 में क्या हुआ था. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ फॉर रिजर्वेशन वुड बी नॉट एक्सटेंडेड, जो रिजर्वेशन के प्रोविजन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं लागू करना है, आपको जहाँ भी देना है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा. पार्लियामेंट अमेंड द लॉ टू ब्रिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल,
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंड कर दिया कानून को और रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है उसको स्टार्ट कर दिया। पार्लियामेंट सेइंग दैट जज डोंट लुक एट, पार्लियामेंट हमेशा कहती है कि जज डोंट लुक एट हाउ सोसाइटी विल रिस्पॉन्ड व्हेन दे डिसाइड केस। जज साहब, पार्लियामेंट ऐसा कहती है कि जज जो होते हैं वो सोसाइटी को नहीं देखते, और हम सोसाइटी से चूज करके आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, हमको पता है सोसाइटी की फैब्रिक, हमको पता है कि सोसाइटी में किस टाइप की चीज़ें जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं, आपको नहीं पता है। तो जज डोंट लुक एट हाउ सोसाइटी विल रिस्पॉन्ड व्हेन डिसाइडेड केस। तो तुमको ये नहीं पता है, तो फिर सीजीआई क्या कहते हैं, दैट एग्जैक्टली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इलेक्टेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। और यही तो कह रहा हूँ मैं भी, सुप्रीम कोर्ट कहती है, यही कह रहा हूँ कि हमको नहीं पता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्टेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट और जुडिशरी क्या होता है, कि तुम इलेक्टेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और मैं जुडिशरी हूँ, तुम चूज करके आए हो और मैं जो हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने आया हूँ। द इलेक्टेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट इज and is intended to be responsive to people। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, या फिर जो शिवराज सिंह या कोई भी हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीपल के द्वारा चूज करके आते हैं, इंटेंडेड टू बी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और ये पीपल के ही जिम्मेदार हैं, जनता के ही। तो जनता ही तो 5 साल के बाद सरकार पूछती है। ही सेड जज आर गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल से बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल से, हर संविधान के एक ढांचे से बंधे हुए हैं, नॉट पॉपुलर मोरालिटी, ना कि जनता के। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम उससे बाउंड हैं। जज साहब का ये कहना है, हम पॉपुलर मोरालिटी के बेस पे नहीं जाते हैं कि 200 लोग या 2 करोड़ लोग क्या सोचती है हमारे बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को चेक किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ दिया है, वैलिड है, तो आपके कानून वैलिड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी ढांचे के खिलाफ आपकी कानून सही नहीं है, तो आपका कानून सही नहीं है। दैट्स इट। सो वेरी क्लियर, यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट आई एम हेयर टू गिव द जस्टिस एज पर रिटन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेदर देन पॉपुलर मोरालिटी। सो आपको ये चीज़ आंसर में अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये दिक्कत है। इसको हमारे दिमाग के अंदर में बैठा लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरीके से, या कोई भी कोर्ट है वो इस तरीके से काम करती है। ही सेड दैट फैक्ट दैट जज आर नॉट इलेक्टेड इज ए स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोसेस। और यही हमारी ताकत है कि हम चूज होके नहीं आए हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, नॉट ए डेफिशिएंसी। द रीजन इज देयर आर सर्टन अवॉइडिंग और eternal values which a society must stand for। कुछ ऐसी सर्टेन अबाइडिंग और इटर्नल वैल्यूज होते हैं जो सोसाइटी मस्ट स्टैंड फॉर, अवश्य उसको फॉलो करना चाहिए। पर्टिकुलरली ए सोसाइटी लाइक आवर्स, जहाँ पे हम इतने डाइवर्स सोसाइटी की हैं, वहाँ पे तो फॉलो होनी चाहिए। विच इज़ गवर्नड बाय ए सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इतने डाइवर्स नेचर का होने की वजह से हम एक साथ हैं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो परमिट करता है, and because there are a certain eternal abiding values and court are entrusted with the duty to protect those values। और कोर्ट का काम है वो जो वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जो डिफरेंट जजमेंट से क्रिएट किए गए हैं, उस वैल्यूज को सेव करना रेदर देन प्लीज करना, पीपल को खुश करना। बोलते हैं ना कि 10 करोड़ लोग आपके इस जजमेंट से नाराज है, फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुश है कि नहीं वो मैटर करता है इनके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट CJI speaking, saying to in front of the channel और whatsoever जहाँ भी थे वो, और वो ये कह रहे थे कि लेजिस्लेचर के ऊपर एक टाइप का बाउंडेशन बना रहे थे। उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं उनके क्षेत्र में, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जजमेंट जब भी कुछ इस टाइप का आए तो बेटर टू रीड दिट, अंडरस्टैंड दैट, and after understanding if there is a necessary to kindly go to enact a fresh law rather than going to change or overrule the court judgment। And for that reason it is very much important for us कि we have to understand that कि why Supreme Court CJI has speaking such type of things, because it is somehow coming
from the separation of power, where the separation of power is not absolutely written in Indian context, but it is written in implied different articles and different judgments. सो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, इतने पेशेंस से सुनने के लिए। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो आपके GS2 को इनरीच करेगा बड़े लेवल पे, वो मैं लेके आता रहूँगा अपने टाइम पीरियड में जब भी बचेगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और घर वाले को भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें और आगे बढ़ें।